वेलकम टू स्टडी विद सैम। और पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन की विचारधारा में अगले विचारक आज हम देखते हैं थॉमस हॉब्स। थॉमस हॉब्स का जन्म और इंग्लैंड की राजनीतिक क्रांति जो है जन्म प्रायः साथ साथ हुआ। इसीलिए शायद हॉब्स ने अपने आत्मकथा में लिखा है कि मेरी माँ के गर्भ से जुड़वा शिशु पैदा हुए, एक स्वयं मैं और दूसरा भय, मेरा भाई भय। सन 1588 में ब्रिटेन के एक नगर मॉल्सबेरी में उनका जन्म हुआ और वो बचपन से ही प्रतिभाशाली और कुशाग्र बुद्धि के थे। उनकी शिक्षा दीक्षा ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में हुई और इस तरह से उनका चिंतन का जो सफ़र था काफ़ी बौद्धिक रहा और उनके जो चिंतन की जो गुण तत्व है वो हम उनके ग्रंथ लेवियाथन, डिसिवे, डी कार्पोरे, एलिमेंट्स ऑफ लॉ आदि पुस्तकों में हम उनके विचार को पढ़ सकते हैं। हॉब्स के चिंतन पर विज्ञान का विकास का प्रभाव पड़ा, इंग्लैंड के गृह युद्ध का बहुत अधिक प्रभाव देखने को मिलता है और उन्होंने यूरोपीय जो देश है उनकी काफ़ी यात्राएं की और इनका प्रभाव भी उनके चिंतन पर दिखलाई देता है। हॉब्स का जो राजनीतिक विचारधारा में जो सर्वप्रथम स्थान सामाजिक समझौता सिद्धांत का है, उसका समझौता संबंधी जो विचारधारा है वो उनके प्रसिद्ध ग्रंथ लेवियाथन में विस्तार से अंकित है, जिसमें उन्होंने क्रमबद्ध ढंग से किस प्रकार मनुष्य का स्वभाव, किस प्रकार की प्राकृतिक अवस्था थी, क्यों समझौता हुआ और समझौता किनके मध्य हुआ, समझौते के क्या कारण हैं, इसका विस्तार से उन्होंने लेवियाथन में चर्चा प्रस्तुत किया। तो आइए हम देखते हैं कि हॉब्स मानव स्वभाव के बारे में क्या कहता है। हॉब्स कहता है, चूंकि उस समय हॉब्स के जन्म के समय इंग्लैंड में गृह युद्ध चल रहा था, इसीलिए उन्होंने मनुष्य का जो घृणित पक्ष ही उन्होंने देखा और उसके आधार पर उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि मनुष्य स्वार्थी, झगड़ालू, नीच, दुष्ट प्रवृत्ति का प्राणी होता है। और हॉब्स के अनुसार संपूर्ण ब्रह्मांड का एक यंत्र है जिसका निर्माण उन पुर्जों से हुआ है जो यांत्रिक नियम के अनुसार चलते हैं। हॉब्स के मतानुसार राज्य में दो प्रकार की गतियां होती है, एक है ऐच्छिक और दूसरा है अनैच्छिक। मनुष्य में वस्तुओं के प्रति जो आकर्षण और विकर्षण पाया जाता है, वस्तुओं का आकर्षण उनमें इच्छा को जन्म देता है और वस्तुओं के प्रति विकर्षण जो है उनमें घृणा को जन्म देता है। मनुष्य सदैव आनंद को प्राप्त करना चाहता है, उन साधनों को प्राप्त करना चाहता है जिससे उसकी इच्छाएं पूर्ण हो और वो आनंद की प्राप्ति कर सके, और इसी इच्छा की पूर्ति करने के लिए वह पूर्ण रूप से जीवन भर अपनी इच्छाओं की पूर्ति में ही लगा रहना चाहता है। वह अपनी संपत्ति को सुरक्षित रखना चाहता है और अपने जीवन को निर्बाध तथा निर्द्वंद बनाए रखना चाहता है। संक्षेप में मनुष्य में तीन कारणों से मनुष्य में संघर्ष होता है और यह संघर्ष निरंतर जारी रहता है। पहला है प्रतिद्वंदिता, दूसरा है भय और तीसरा है कीर्ति। जब दो व्यक्ति एक ही वस्तु को पाने के लिए प्रयास करते हैं तो उनमें प्रतिद्वंदिता शुरू हो जाती है। जब एक व्यक्ति इस आकांक्षा से व्यथित रहता है कि दूसरा उससे शक्तिशाली ना हो, दूसरा उससे ज्यादा अधिक शक्ति अर्जित ना करे, तो उसमें भय की स्थिति निर्मित होती है। मनुष्य में यह भी इच्छा स्वाभाविक है कि अन्य व्यक्ति उनकी प्रशंसा करे, उसे अपने आप को बड़ा बनाने के लिए, अपने आप को श्रेष्ठ बनाने की हमेशा होड़ रहती है। तो इस प्रकार प्रतिद्वंदिता, भय और कीर्ति, इन तीन चीजों के कारण ही मनुष्यों में अक्सर संघर्ष चलता रहता है। दूसरा उन्होंने प्राकृतिक अवस्था, राज्य जब नहीं था उसके पूर्व जो थी उस समय की स्थिति कैसी थी, उस दशा को ही हॉब्स ने प्राकृतिक दशा का नाम दिया है। हॉब्स कहता है कि प्राकृतिक दशा सतत युद्ध की अवस्था थी, क्योंकि मनुष्य एक स्वार्थी प्रवृत्ति का प्राणी है और हमेशा वह अपने स्वार्थ से ही वशीभूत होकर के दूसरे के साथ युद्ध या संघर्ष करता रहता है, यानी जिसकी लाठी उसकी भैंस। मनुष्य जिसे चाहता उसे मार डालता, चूंकि वह जीवन में अकेला था, अतः वह असुरक्षा की भावना से ग्रसित था।
उसे हमेशा यह भय रहता था कि कोई शक्तिशाली व्यक्ति उसको क्या न कर दे, समाप्त न कर दे। एकाकी, निर्धन, कुत्सित, पशुतुल्य उस मनुष्य की प्राकृतिक अवस्था में उसका जीवन था, क्योंकि मनुष्य आपस में इसीलिए जंगली पशुओं की तरह व्यवहार करता था। और इसी, अगर हम कहें कि सबका सबके विरुद्ध संघर्ष की स्थिति को ही हॉब्स ने प्राकृतिक दशा के अंतर्गत सारगर्भित तरीके से बतलाया, सबकी सबके विरुद्ध संघर्ष की स्थिति। तीसरे आधार पर वो कहता है कि प्राकृतिक अधिकार थे, क्या प्राकृतिक कानून थे? तो हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अधिकार से अभिप्राय था अपने जीवन में संरक्षण के लिए मनुष्य कोई भी कार्य करने की स्वतंत्र होना चाहिए, किंतु जीवन इससे सर्वथा असुरक्षित हो जाता है। अतः प्राकृतिक अवस्था में भी अपनी सुरक्षा के लिए बुद्धि द्वारा कुछ कानून बनाए गए थे और इसे ही प्राकृतिक कानून कहते हैं। हॉब्स ने अपनी पुस्तक लेवियाथन में विभिन्न प्रकार के 19 प्राकृतिक अधिकार को गिना है। यदि हम तीन महत्वपूर्ण अधिकार को देखते हैं, मनुष्य शांति की खोज करना चाहता है और शांति से रहना चाहता है। वह हिंसा जनित जो मृत्यु का जो भय था उससे मुक्त होना चाहता है। कहता है कि सभी मनुष्य अपने प्राकृतिक अधिकार का परित्याग एक साथ करेंगे। मनुष्य को अपने वचनों का पालन करना ही न्याय है और जो इस वचन को भंग करेगा उसको क्या मिलेगा? दंड का, वो दोषी होगा। अगर हम कहें कि प्राकृतिक कानून का निचोड़ क्या है, तो वेपर ने उनको बहुत अच्छे ढंग से समझाते हुए कहा कि एक मनुष्य के दूसरे मनुष्य के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए जिसे वह अपने प्रति करना अच्छा नहीं समझता। यानी हमें दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहते हैं जो हम उससे अपने लिए अपेक्षा करते हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा कि प्राकृतिक अधिकार उस समय थे और प्राकृतिक कानून भी थे जो बुद्धि जनित थे और यह अधिकारों का पालन सबको किया जाना चाहिए। अब रही बात कि समझौता क्यों हुआ, समझौते के क्या कारण थे? हॉब्स कहता है प्राकृतिक अवस्था चूंकि हिंसा जनित मृत्यु से ग्रसित थी, संघर्ष की स्थिति थी, सभी एक दूसरे से भयभीत थे। वो कहते थे कि कहीं उससे ज्यादा शक्तिशाली व्यक्ति उस पर आक्रमण ना कर दे, उसको मार न डाले। और इसी आत्म संरक्षण, इसी शांति की खोज ने व्यक्ति को राज्य जैसी संस्था की उत्पत्ति की ओर प्रेरित किया। तो प्राकृतिक अवस्था में अशांति, हिंसा, युद्ध, घृणा, असुरक्षा जैसे वातावरण ने उसको किसके लिए? राज्य जैसी संस्था को बनाने के लिए प्रेरित किया। प्राकृतिक कानून की व्याख्या करने वाली कोई सर्वोच्च संस्था के सत्ता के महत्व को स्वीकार करने के लिए बाध्य किया। प्राकृतिक अधिकारों को, प्राकृतिक नियमों को पालन कराने वाली कोई संस्था की आवश्यकता महसूस की और जो इस कानून को उल्लंघित करेगा उसको दंड देने वाली एक सर्वोच्च शक्ति के निर्माण की बात यहाँ पे हॉब्स ने बतलाई। तो इस प्रकार से समझौता का ये कारण उन्होंने बतलाया। अब रही बात कि सामाजिक समझौते के द्वारा राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, तो कहता है कि प्राकृतिक अराजक अवस्था से छुटकारा पाने के लिए मनुष्यों ही आपस में एक समझौता, संविदा, अनुबंध अथवा करार किया और उस दशा का अंत किया। व्यक्ति यह शपथ लेता है कि मैं इस व्यक्ति को या व्यक्ति समूह को इस शर्त पर अपना अधिकार देता हूं तथा स्वयं अपने पर शासन करने का अधिकार का परित्याग करता हूं कि तू भी उसे भी अपने अधिकार इसी प्रकार उस व्यक्ति को देगा और स्वशासन छोड़ देगा। इस तरह से संविदा करने वाले व्यक्तियों का समूह राज्य कहलाया। जिस व्यक्ति समूह को वह अपना अधिकार सौंपता है वह दीर्घकाय लेवियाथन है। लेवियाथन वह अमूर्त देव की भांति है, मानव देव की भांति है, जो जनता में शांति और प्रतिरक्षा करने के लिए इस पृथ्वी पर क्या हुआ है, उत्पन्न हुआ है।
और इसी लेवियाथन को हॉब्स ने एक जलीय जीव बतलाया था। इसकी तुलना उन्होंने किससे की थी? राज्य से की थी। तो जनता की शांति व प्रतिरक्षा के लिए पृथ्वी पर मानव देव के रूप में उन्होंने लेवियाथन को अपनी समस्त शक्तियां समर्पित कर दी थी। इस प्रकार से राज्य जैसी संस्था का क्या हुआ? निर्माण हुआ। अब जिस राज्य का समझौते के द्वारा जो राज्य अस्तित्व में आया, उस राज्य का स्वरूप कैसा था? तो वो कहता है कि उससे एक ऐसे दमनात्मक शक्ति की सृष्टि करता है जो इसके पूर्व नहीं थी। वह समझौते द्वारा दो कार्यों की पूर्ति करता है। पहला, एक व्यक्ति और सभ्य राज्य की स्थापना करता है, और दूसरा, जिसमें मनुष्य अपने समस्त अधिकारों का परित्याग करके उस निरंकुश प्रभु का क्या करता है? निर्माण करता है। संक्षेप में यदि कहा जाए कि समझौते के बाद समाज एवं राज्य का प्रादुर्भाव हुआ, और उसके द्वारा जहां शांति स्थापित हुई तो स्वमेव राज्य के भीतर कला, साहित्य, विज्ञान, व्यापार आदि का श्री गणेश हुआ। हॉब्स ने अपने ही शब्दों में इस बात को उल्लेखित करते हुए कहता है कि उस महान दैत्य, उस अमर्त्य प्रभु का इसी प्रकार से जन्म होता है। यह वही मर्त्य प्रभु है जिसकी कृपा पर अमर ईश्वर की छत्र छाया से हमारी शांति और सुरक्षा निर्भर है। इस तरह से समझौते के द्वारा राज्य जो है अस्तित्व में आया। हॉब्स के इस समझौते सिद्धांत की विशेषताएं भी हैं और उसकी अपनी आलोचनाएं भी हैं। तो आप यदि इसकी विशेषताओं को विस्तृत तौर पर यदि आप अध्ययन करना चाहेंगे तो इस वीडियो के साथ PDF डाउनलोड किया गया है। आप उसमें उसके विशेषताओं और आलोचनाओं का वृहद रूप से अध्ययन कर सकते हैं।